सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनबी क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जैसे कि स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ वह है टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे जो जो वीडियो अपलोड होगी वो आपको दिख जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं कह रहा था टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको फॉलो करनी है किसी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्ड द फाउंडेशन। ये पहली ट्रिक है जिसमें आपको क्या करना है, अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करना है। वो कैसे करोगे, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है और पॉजिटिव लोगों के पास रहना है और पॉजिटिव थॉट्स सोचने हैं। मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उतर रहे हो, आपको ये नहीं देखना है कि मेरे सामने इतने सारे बच्चे हैं, कितना कंपटीशन है, मेरे से होगा या नहीं होगा। हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं और यही सोच के चलना है कि मुझे एक ही सीट लेनी है और वो मुझे लेके रहनी है। तो हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स बिल्ड कीजिए ताकि आप हमेशा मोटिवेटेड रहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इतने टफ नहीं होते हैं जितना आप सोचते हो ना, कि हाँ इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चों में हम निकाल भी पाएंगे या नहीं। सबसे पहले आपको फाउंडेशन इस तरह बिल्ड करनी है कि आपको हर चीज़ दिमाग में लेके चलनी है कि मेरे को किस तरह से अपना प्लान को बनाना है, मैं अपने आप को पॉजिटिव रख सकूं जिससे मुझे ये एग्जाम्स क्वालिफाई करने में मदद हो। सबसे पहले आपको यही करना है, फाउंडेशन को बिल्ड करना है, अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं और मोटिवेटेड रहना है। एग्जाम्स के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहना है आपको। उसके बाद दूसरा जो है, आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है अपनी प्रिपरेशन को। मतलब एक स्ट्रेटेजी बनानी है। किसी भी प्रिपरेशन करने से पहले ना आपको हमेशा एक प्लानिंग करनी पड़ती है। ये अब आपको पता ही होगा, कोई भी चीज़ करने से पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, वही एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। तो हम अपनी स्ट्रेटेजी किस हिसाब से बनाएं ताकि हमें एग्जाम्स क्वालिफाई करने में मदद हो जाए। तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी है प्रिपरेशन के लिए। तो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी किस तरह बना सकते हैं, जैसे कोई बच्चा प्रेफर करता है जल्दी उठ के सुबह पढ़ना और कोई रात को प्रेफर करता है पढ़ना। तो अपने अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आप किस हिसाब से पढ़ते हैं और आप टाइम को इस हिसाब से मैनेज करना है। आपको इस तरह से स्मार्ट वर्क करना है। मैं हार्ड वर्क नहीं कह रहा, मैं स्मार्ट वर्क कह रहा हूँ। स्मार्ट वर्क ये होता है कि आपको हार्ड वर्क के साथ ये चीज़ करनी है कि आप किस तरह उस चीज़ को इफ़ेक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क को। आजकल सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेहनत कोई नहीं करता। जो भी इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उतरता है ना, तो वो मेहनत ज़रूर करता है। बट मैं ये स्मार्ट वर्क इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्मार्ट वर्क का ये होता है कि आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है और स्ट्रैटेजी को किस तरह से अप्लाई करना है ताकि आपकी एग्ज़ाम्स क्रैक करने में मदद हो जाए। इस तरह से आपको अपने आप को बनाना है। स्ट्रैटेजी मैंने आपको डिस्कस भी की थी लास्ट टाइम कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं। स्ट्रैटेजी यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, तो स्ट्रैटेजी आप मेरी उसी वीडियो में देख सकते हैं। तो यही मैं कह रहा था, जो स्ट्रैटेजी होती है आपकी प्रिपरेशन की, आप किस तरह से टाइम मैनेज करते हो, टाइम टेबल बनाते हो, किस तरह से आप अपने आप को यूज़ करते हो इफेक्टिव वे में, उसको ही स्मार्ट वर्क बोला जाता है। आपको क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। ठीक है, क्वालिटी पे ध्यान दोगे तो आपको ईजिली सक्सेस मिल सकती है। तो उसके बाद तीसरा जो है वो है रिसोर्सिस। रिसोर्सिस क्या होता है, रिसोर्सिस में ये आ जाता है कि आपको किस जगह से कैसे पढ़ना है। तो किस जगह से पढ़ोगे, यानी कि कोई बुक्स रेफ़र करता है, कोई यूट्यूब रेफ़र करता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको क्या चीज़ पसंद है। तो रिसोर्सिस को भी देखना, आपको किस तरह से क्या चीज़ कहाँ पे मदद आ सकती है। ठीक है, तो रिसोर्सिस आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। अब आपको टाइम मैनेज भी करना आना चाहिए ना, क्योंकि क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्या हम चलते हैं कि हर इंसान क्या करता है, बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है। वो इतना पढ़ लेता है कि उसको पता नहीं होता हम टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। टाइम के बाद इतना स्ट्रेस फ़ील करता है कि वो बोलता है अब मैं कैसे कर पाऊँगा, ये चीज़ हो भी पाएगी मुझसे या नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील करने लग जाता है, वो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है फिर। आपको टाइम मैनेज इस हिसाब से करना है कि आप उसकी क्वालिटी पे ध्यान दो, ना कि क्वांटिटी पे, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। अपने हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देना है, मतलब इस तरह से पढ़ना है कि आप पूरे फ़ोकस के साथ उसको पढ़ रहे हैं और आपको वो चीज़ समझ भी आ रही है। ठीक है? ये नहीं है कि थोड़ा पढ़ा फिर उड़ गए, फिर पढ़ा फिर उड़ गए, इस तरह से नहीं करना है। आपको उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना है। आपने थोड़ा पढ़ा होगा ना, अगर अच्छी तरह से पढ़ा होगा ना पूरी क्वालिटी के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। उसकी क्वांटिटी पे कभी ध्यान नहीं देना। आपने ये नहीं सोचना मुझे आज ये सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर आपको बीच में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो उसका फ़ायदा क्या है कंप्लीट करने का। आपको इसी तरह पढ़ना है कि आप थोड़ा पढ़ें, लेकिन इस तरह से पढ़ें कि आपको वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ लें तो आपको आता हो। यही तरीका होता है सबसे अच्छा। तो टाइम को इस तरह मैनेज करें कि क्वालिटी पे ध्यान दें, ना कि क्वांटिटी पे। और फिफ्थ पॉइंट जो दिख रहा होगा आपको, टेस्ट
टेस्ट सीरीज़ सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बच्चे बोलते हैं ना कि टेस्ट सीरीज़ नहीं लगानी चाहिए, लास्ट पे लगानी चाहिए जब आपका सारा हो जाए अटेम्प्ट। नहीं, मैं बोलता हूँ, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालीफाई किए हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ ये चीज़। एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो आपको टेस्ट सीरीज़ से ही पता चलते हैं। आप अपने आप को एनालाइज़ तब करते हैं जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं। टेस्ट सीरीज़ मतलब मॉक टेस्ट वगैरह आप कहीं से भी लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लगाएँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से आप अपने आप को एनालाइज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले जब आप पहला मॉक टेस्ट दोगे ना, आपने बिना पढ़े देना। आपने देखना आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो जब आप पहला टेस्ट दोगे ना, आपके अपने मार्क्स आपको दिख जाएँगे। फुल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। फुल मॉक टेस्ट जब दोगे ना, तो वहाँ से आपको देखना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अब अपने सब्जेक्ट्स को शुरू करना है। एक सब्जेक्ट को पकड़ना है, उसको पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। मान के चले जीके पढ़ रहे हैं आप, तो जीके का क्या करना है, आपने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, इस तरीके से पढ़ने हैं कि आपको सब कुछ आता हो उसके बारे में। मतलब पूरी इन डेप्थ पढ़ाई करनी है उस चीज़ की। सोर्सेज़ भी बता दिए आपको, जहाँ से अगर आपको यूट्यूब अच्छा लगता है तो उसके सोर्सेज़ मैंने शेयर कर दिए अपने यूट्यूब वीडियो पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मैंने डाला होगा अपनी प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो यही मैं डिस्कस कर रहा था कि आपको क्या करना है, जो सीरीज़ है, यहाँ मॉक टेस्ट है, आपको वो एनालाइज़ करने के लिए बहुत मदद आते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप सारे टॉपिक्स पढ़ लोगे ना, तो सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, एनालाइज़ करना है अपने आप को। जैसे एक सब्जेक्ट जीके आपने पढ़ लिया, अब आपको लेने हैं सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपकी पर्टिकुलर सेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और इतने ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ना आपको वो सेक्शनल टेस्ट। आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। मैं आपको कोई वो नहीं बोलूँगा कि उसी जगह से लिए, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपको जो इफेक्टिव लगता है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैं यही बोल रहा था कि आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट खरीद लेना है। सेक्शनल टेस्ट से क्या होगा, आपकी एक पर्टिकुलर सेक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, तो आप उस पर वर्क करने लग जाओगे। जब आपकी सेक्शन का पता चल जाएगा ना आपकी वीकनेस क्या है, तो आप ऑटोमेटिकली उस पे ना एक्सेल करोगे। फिर आप उसको इतना काम करोगे उस सेक्शन पे। आपको क्या करना है, अपनी वीकनेस को ढूँढना है, आपका सब्जेक्ट कौन-सा वीक है, आपकी सेक्शन कौन-सी वीक है, उस पे आपको काम करना है। जैसे जीके की दे दिया आपने, कंप्यूटर दे दिया, मैथ्स दे दिया, क्वांट्स दे दिया, एप्टीट्यूड ये जो होता है सब दे दिया। तो उसके बाद आपको जब अपनी इंग्लिश दे दी, वीकनेस जब आपको पता चल जाएगी ना कि वीकनेस किस में है, मेरे को किस सब्जेक्ट में, आप उस पे काम करोगे, ठीक है? तो इसीलिए बोलता हूँ मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एनालाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। साथ-साथ ही आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, साथ-साथ ही मॉक टेस्ट देते रहने हैं। जितने ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट देते रहना है। जैसे आप पहला टेस्ट दोगे, फिर उसके बाद आपको रिवाइज़ करना है उस चीज़ को। जब आप पढ़ लोगे उसको अच्छे तरीके से, रिवीजन करोगे, फिर उसके बाद फिर से टेस्ट देना है, फिर रिवीजन करोगे, फिर से टेस्ट देना है। ऐसे आप पर्टिकुलर सेक्शन के लिए भी कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको सेक्शनल टेस्ट भी ज़रूरी है। साथ ही साथ जो मेरा 6th पॉइंट है वो स्टे अपडेटेड। इसका मतलब होता है कि करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स होते हैं ना दिन के, 1 दिन के, आप दिन के नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी चलेगा, लेकिन मंथली करंट अफेयर जो जेके एसएसबी के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे आप अगर जेके पीएससी में जाओगे तो उसके लिए तो आपको डे टू डे अपडेटेड रहना पड़ता है, बट जो जेके एसएसबी के लिए ना आप मंथली करंट अफेयर भी मोर देन सफिशिएंट, अगर वो आप पढ़ लोगे ना वो भी आपके लिए काफ़ी है। तो यही बोल रहा था कि अपडेट रखना है अपने आप को, करंट अफेयर के साथ हमेशा जोड़े रखना है, क्योंकि करंट अफेयर ना अपडेट रहते हो उससे। तो यही मेरा आज का मोटिव था ये वीडियो लाने का। टेलीग्राम का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो के, तो आप वहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो आज के लिए इतने रखते हैं। सिलेबस को डिस्कशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सोच रहे हैं साथ में एमसीक्यू को स्टार्ट करें, जो एक कॉमन पोर्शन होता है, जैसे कि जीके, कंप्यूटर, ये सब एग्जाम्स के सिलेबस में होगा, तो उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।